तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल। गुड इवनिंग और स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टॉकिंग ऑफ स्टॉक्स पे। तो आज हम बात करेंगे रिलायंस की। रिलायंस पहली ऐसी कंपनी है रिलायंस पहली ऐसी कंपनी है जिसने जो 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका हो गया है और ऐसा करने वाली फर्स्ट इंडियन लिस्टेड कंपनी है जो इस मार्केट कैप तक पहुंची है। 20 ट्रिलियन मतलब 20 लाख करोड़। मुकेश अंबानी की ये फर्म है और इसने अपने 52 का हाई आज बनाया है 2975 रुपये 80 पैसे, और जो आज 2.5% तेज थी BSE में। ठीक है, अगर हम अगले स्टॉक्स पे चलते हैं, अगले स्टॉक्स तो इस क्वार्टरली में मेटल कंपनी हिंडाल्को की ओर से भी अपने Q3 के रिजल्ट आ गए। कंपनी की ओर से शानदार मुनाफा इस तिमाही में दर्ज हुआ है। इसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 71% बढ़कर 2331 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर की समान तिमाही की बात करें तो यह 1362 करोड़ रुपए रहा। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी की कंपनी है। वहीं Q3 में इनकी जो इनकम है वह थोड़ी कम होकर 53,080 करोड़ रुपए रही। EBITDA इनका 61% बढ़कर 6,322 करोड़ हो गया। कंपनी ने दिसंबर क्वार्टरली में 2778 करोड़ के लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक डेट का पूर्व भुगतान किया है, जिससे पिछले 3 क्वार्टर का जो कर्जा था इन्होंने उसका दोबारा से भुगतान कर दिया, जो कि था 4,370 करोड़ रुपए। जून क्वार्टर में कंपनी का शुद्ध जो पूरा जो कर्जा था वो था 38,463 करोड़ की, उसके मुकाबले में ये घटकर 34,835 करोड़ हो गया है। 34,800 करोड़ हो गया है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के MD सतीश घई ने कहा है कि एल्यूमीनियम की सपाट कीमतों के बावजूद कोयले की लागत और अन्य संबंधित परिचालन खर्चों में तेज गिरावट के कारण कंपनी ने अधिक प्रॉफिट कमाया है। बीमा और अन्य लागतों के कारण शिपिंग की लागत बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि लाल सागर संकट के बाद कंपनी ने यूरोपीय बाजार के साथ कारोबार को खत्म कर दिया है। घई को उम्मीद है कि ये सब होता रहेगा, और घई ने यह भी कहा है कि चीन में एल्यूमीनियम की मांग तेजी से बढ़ रही है और वहाँ कीमतें दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। वहीं आज के दिन इसकी जो शेयर की कीमत थी वो NSE पर 12.53% की गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही NSE पर 509 रुपए के भाव पर इसने क्लोजिंग दी है। मैं आपको इससे आगे अडानी और हिंडनबर्ग का जो केस था उसके बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। और अब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अगली हम चलते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जिसने पिछले 5 सालों में 876% का रिटर्न दिया है। वही अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में इसने अपने इन्वेस्टरों का पैसा 375% बढ़ा। इसने ये 1 साल में 5 गुना रिटर्न दिया है। कमाल का ये शेयर है। तो ये कंपनी है इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली देश की पहली कंपनी। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयरों में निवेशकों को काफी दिलचस्पी दिख रही है। 4 साल से भी कम समय में इसने इन्वेस्टर का 409% रिटर्न दे दिया है, और 1 साल में जो इनका इन्वेस्टर का जो अमाउंट था उस अमाउंट को 5 गुना से भी ज़्यादा कर दिया है। कोरोना के टाइम पर मतलब इसका शेयर 42 रुपये के भाव पर था। यही आज की बात करें तो BSE पर ये 2.46% बढ़कर 994 रुपये के भाव पे बंद हुआ है, और एक ही दिन में ये 2124 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। बाकी हम बात करते हैं अगले शेयर।
और कंपनी के क्वार्टर के दौरान लागत को कम करने की मदद की है, जबकि गैर आईटी नियुक्ति क्षेत्र मजबूत बना रहा। आईटी नियुक्ति में जारी मंदी ने नौकरी.com की वृद्धि को प्रभावित किया है। बढ़ती से जुड़े कारोबार में तिमाही के लिए रेवेन्यू में साल दर साल 3.1% की वृद्धि हुई, जबकि रियल एस्टेट कारोबार में रेवेन्यू 21% से अधिक बढ़ गया। कंपनी ने 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही में स्टैंड अलोन आधार पर अपने परिचालन लाभ में 7% की वृद्धि के साथ 218.7 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 204 करोड़ रुपए था और इस काम से इस क्वार्टर में ये 272 करोड़ रुपए की उन्होंने कैश बुक किया है। स्टैंड अलोन आधार पर परिचालन से इन्फो एज का रेवेन्यू 7% से अधिक बढ़कर 595 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि साल दर साल प्रॉफिटेबल होकर 213 करोड़ रुपए हो गया। नौकरी.com और जीवनसाथी.com का संचालन करने वाली कंपनी ने क्वार्टरली 3 इसमें 84 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया। वहीं 13 फरवरी 2004 को शेयर की कीमत में गिरावट देखने को मिली। शेयर NSE पर 52.90 से गिरकर 5,334 रुपए पर बंद हुआ। अब दोस्तों हम चलते हैं मेन खबर पे, जो है अडानी केस। अडानी हिंडनबर्ग स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। इसमें क्या है, तो केस की एक जो वकील है हराम का जायसवाल ने 3 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोपियों को जांच के लिए विशेष जांच टीम SIT बनाने से इनकार कर दिया गया था। फैसले के रिव्यू के लिए दायर जो कंप्लेन थी फैसले में कुछ गड़बड़ियां हैं और जायसवाल के वकील प्रशांत भूषण को इस सिलसिले में नई सबूत कुछ मिले हैं जो अदालत को अपने फैसले की समीक्षा के लिए संतुष्ट कर सकता है। इसी जो इन्होंने रिक्वेस्ट की है उसमें अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है, जिससे कहा गया कि मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी अपनी रेगुलेटरी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा है कि कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें से साफ है कि सेबी रेगुलेटर संबंधी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रही है। इस तरह की नाकामियों की वजह से रेगुलेटरी और वैधानिक उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। याचिका के मुताबिक सेबी ने 2018 और 2019 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मतलब FPI नियमों में संशोधन कर इसे बड़े पैमाने पर कमजोर किया है। इसमें कहा गया कि सेबी ने अपने स्टेटस रिपोर्ट पर जांच के लिए सिर्फ 24 मामलों के स्टेटस को पूरा अधूरा और नाकाम के तौर पर अपडेट किया है। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि रेगुलेटरी स्तर पर कोई नाकामी नहीं हुई है। अनामिका जायसवाल ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI की उस चिट्ठी पर गौर नहीं किया जिसके मुताबिक अडानी ग्रुप के शेयरों में टैक्स हेवन देशों में पैसा लगाया जा रहा था। NSE में 13 फरवरी को अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड का शेयर 0.27% की बढ़ोतरी के साथ 3,178 रुपए 45 पैसे पर कारोबार कर रहा था। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें, जिससे थोड़ा मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा और मैं आपको ऐसे ही मार्केट की खबरें देता रहूंगा ढूंढ ढूंढ के। थैंक यू। मिलते हैं तब तक एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।